नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं के भारत की खोज से पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है तलाश। अभी आपने पहले पाठ में पढ़ा कि नेहरू जी अहमदनगर के किले में बंद थे। उसके बाद अब वो भारत के अतीत में धीरे धीरे जाते हैं और जो विस्मृत चीज़ें हैं उनकी तलाश करते हैं। उसी पर यह पाठ आधारित है। शुरू करते हैं। भारत के अतीत की झांकी। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था और मेरे ताज़ा अनुभव ने उसे कैसे संवारा था। नेहरू जी बोल रहे हैं कि इन जो साल बीते हैं सिर्फ मेरे मन में भारत ही रहा है, क्योंकि जिस समय नेहरू जी लिख रहे थे उस समय भारत परतंत्र था। यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और देश में एक राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल वेग से बढ़ रही थी। तो वे बोल रहे हैं कि मैं इस भारत के अतीत की जो गौरवशाली परंपरा थी उसे अपने बचपन में जाकर याद करने की कोशिश करता हूँ कि यह परंपरा, यह तब कैसा था अतीत और अब कैसा है। मैं अपने उसे ताज़ा जो तत्काल का अनुभव है उसके द्वारा उसे जानना चाहता था। आखिर ये भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? अब नेहरू जी के मन में अनेकानेक सवाल उठने लगे। वो इतिहास लेखन की तरफ जा रहे थे तो भारत को लेकर उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। पहले तो यही सोच लगे कि आखिर भारत है क्या, फिर इसका जो अतीत है, भूत है, इसकी कौन सी विशेषता है जो कि इस संस्कृति का या इतिहास का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और इसने अपने जो इसकी पुराने काल की शक्ति थी उसको कैसे इसने नष्ट कर दिया, कैसे खो गई भारत की शक्ति, और वो शक्ति पूरी तरह खोई है या कुछ हद तक खोई है। फिर उनका था कि भारत में सिर्फ इतना विशाल जनसंख्या ही है या यहाँ पर कुछ जानदार भी है, कुछ जीवित भी है। अनेकानेक विचार उनके मन में चलने लगा। फिर सोच रहे हैं कि क्या जो वर्तमान का विश्व है उसके साथ भारत का कहीं तालमेल सामंजस्य बैठ रहा है या नहीं। भारत मेरे खून में रचा बसा था, इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को, जिन्हें उसने देखा था, नापसंद करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से होकर पहुंचा था। मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे संभवतः किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होता। मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता तो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ सार्थक है जो तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्षों तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए न रख सकता था। वह विशेष तत्व आखिर क्या है? अब इस लेख में नेहरू जी उस तत्व की खोज करते हैं या विशेषता की खोज करने का प्रयास करते हैं जो भारत के इतिहास को अभी तक बनाए हुए है। लेकिन उन्होंने ये बात स्पष्ट कहा कि मैंने शुरू में, क्योंकि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वह पाश्चात्य तौर तरीके से हुई, तो मैं अपने उन्हीं मित्रों की तरह जो विदेशी थे उन्हीं तरह मैंने भारत के इतिहास को देखने का प्रयास किया। इसलिए मेरे मन में उन्हीं आलोचकों की तरह अनेकानेक शंकाएँ उत्पन्न हो रही थी, और फिर मैंने उस इतिहास को जो कि भारत का अतीत था उसे बहुत सारी चीज़ों को मैंने खारिज करने का प्रयास किया, लेकिन वह
इतना जीवंत और इतना टिकाऊ है कि वह आज तक टिका हुआ है, जिसे मैं खारिज नहीं कर सकता। और उसी तत्व की पहचान करना है कि आखिर वह तत्व है क्या, जिसकी वजह से भारत का जो यह अतीत है इतना गौरवशाली रहा है और जो आज तक अभी टिका हुआ है, नष्ट नहीं हो सका। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो की एक टीले पर खड़ा था। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी, जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। इनकी स्थायी रूप से टिके रहने का कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5 या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे, वह भी बराबर परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट संपर्क रहा। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ, फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। इस मजबूती का रहस्य क्या है? अब जवाहरलाल नेहरू जी भारत के अतीत पहुँचते हैं उन सभ्यताओं की तरफ जो कि विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से मानी जाती हैं। वे पहुँचते हैं सिंधु घाटी में और मोहनजोदड़ो की सभ्यता को देखते हैं। वहाँ के उस विकसित नगर को देखते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि उस समय भी यह कितना विकसित नगर था, जहाँ पर कि सब कुछ सुव्यवस्थित था, सड़क, गलियाँ, नालियाँ, सब कुछ। तो इसके पीछे उनका मानना है कि यह जो सभ्यता थी उसके टिके रहने के पीछे कारण है इसका ठेठ भारतीयपन, और यही इस भारतीय सभ्यता का आधुनिक सभ्यता का भी आधार है। और ये जो सभ्यता थी इतनी विकसित थी, उस समय जो महत्वपूर्ण संस्कृतियाँ थी विश्व भर में फैली हुई, उनसे इसका संपर्क बना रहा। जैसे फारस, मिस्र, ग्रीन, चीन, अरब, मध्य एशिया आदि जो भी देश थे जहाँ पर भी सभ्यताएँ विकसित हुई थी, तो वहाँ के संस्कृतियों से इसका संपर्क लगातार बना रहा। और यह संस्कृति 5-6 हज़ार वर्ष तक बना रहा, टिका रहा, उसके बाद नष्ट होता है। तो आखिर यह इतनी संस्कृति इतनी मजबूत थी, हिली नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है? मैंने भारत का इतिहास और उसके विशाल प्राचीन साहित्य के कुछ अंशों को पढ़ा। मुझ पर विचारों की तेजस्विता, भाषा की स्पष्टता और उसके पीछे सक्रिय मस्तिष्क की समृद्धि ने गहरा प्रभाव डाला। मैंने उन पराक्रमी यात्रियों के साथ भारत की यात्रा की जो सुदूर अतीत में यहाँ चीन तथा पश्चिमी और मध्य एशिया से आए थे और अपनी यात्राओं की दास्तान छोड़ गए थे। मैं पूर्वी एशिया, अंकोर, बोरोबुदुर और बहुत सी जगहों में भारत की उपलब्धियों के बारे में सोचने लगा। मैं उस हिमालय पर घूमता रहा जिसका पुराने मिथकों और दंत कथाओं के साथ निकट संबंध है, जिसने हमारे विचारों और साहित्य को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। नेहरू जी फिर बता रहे हैं कि उन्होंने भारत का जो प्राचीन साहित्य है उस विशाल साहित्य के कुछ अंश को पढ़ा यहाँ के समृद्धशाली अतीत को जानने के लिए, और पढ़ने से उनके मस्तिष्क पर इसका जो प्रभाव पड़ा बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा। फिर यहाँ भारत में जो विदेशों से यात्री आए थे वे उन यात्रा वृत्तांतों को पढ़ते हैं और उसमें भी कल्पना करते हैं। उसके माध्यम से वे जो एशिया के महत्वपूर्ण स्थल थे भारतीय संस्कृति से जुड़े वहाँ तक पहुँचते हैं, जैसे अंकोर, बोरोबुदुर और बहुत सारी जगह। फिर वे उनका जो विचार है वो घूमते घूमते हिमालय तक पहुँचता है, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी कथाएं भारत में जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मिथक जुड़े हुए हैं। तो भारत के अतीत में नेहरू जी धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। इतिहास लेखन के लिए वहाँ से तथ्य इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर भारत की जो गौरवशाली परंपरा है वह कहाँ से शुरू है, किसकी वजह से भारत की जो वर्तमान परंपरा है कैसे चल रही है, किस कारण से। पहाड़ों के प्रति मेरे प्रेम ने और कश्मीर के साथ मेरे खून के रिश्ते ने मुझे उनकी ओर विशेष रूप से आकर्षित किया। इस महान पर्वत से निकलकर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की विशाल नदियों ने मुझे आकर्षित किया और भारत और इतिहास के अनगिनत पहलुओं की याद ताज़ा की।
इंडस या सिंधु, जिसके आधार पर हमारे इस देश का नाम पड़ा इंडिया और हिंदुस्तान, और जिसे पार करके हजारों वर्षों से यहाँ जातियाँ और कबीले, काफिले और फौजें आती रही हैं। ब्रह्मपुत्र इतिहास की मुख्य धारा से लगभग कटी हुई, पर पुरानी कहानियों में आज भी जीवित। उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के हृदय में पड़ी गहरी दरारों के बीच से बरबस मार्ग बनाती हुई भारत में प्रवेश करती हैं और फिर पहाड़ों और जंगलों से भरे मैदानों के बीच शांत रमणीय धारा के रूप में बहने लगती हैं। यमुना, जिसके चारों ओर नृत्य, उत्सव और नाटक से संबंध न जाने कितनी पौराणिक कथाएं एकत्र है, इन सबसे बढ़कर है भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत के हृदय पर राज किया और लाखों की तादाद में लोगों को अपनी तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। तो बच्चों, नेहरू जी बता रहे हैं कि उनका जो हिमालय से इतना लगाव था वह उनके मातृभूमि कारण था। नेहरू जी कश्मीर के रहने वाले थे, इस कारण से उनका मन हिमालय की तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। फिर वे सोचते हैं कि जितनी भी संस्कृतियाँ, सभ्यताएँ हैं, उनके विकास का मूल कारण नदियाँ हैं, और वो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से। चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा, यमुना, सिंधु, कोई भी नदी हो, सब हिमालय से निकल करके मैदानों में बहती हैं और वहाँ पर किसी सभ्यता का विकास होता है। तो अब इस नदियों के कारण ही भारत का नाम पड़ा। जैसे यूनानी आए तो उन्होंने भारत को इंडिया नाम दे दिया, अरब आए तो उन्होंने भारत को हिंदुस्तान नाम दे दिया। तो भारत का नामकरण इन नदियों के वजह से ही होने लगा, क्योंकि सिंधु नदी थी बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना, और ऐसे ही भारत का विकास होता रहा। लेकिन जो पुरानी नदियां हैं उनमें ब्रह्मपुत्र का उतना जिक्र नहीं होता जितना कि गंगा और यमुना का होता है। प्राचीन काल में जब हम वेदों की ओर जाते हैं तो गंगा का उल्लेख कम मिलता है, सिंधु और सरस्वती का उल्लेख ज़्यादा मिलता है। उस समय सरस्वती नदी बहुत प्रसिद्ध थी। तो फिर भी जो पुरानी मौखिक कथाएं हैं उनमें आज भी उत्तर पूर्वी भारत में ब्रह्मपुत्र को लोग जीवित रखे हुए हैं। लेकिन गंगा तो पूरे भारत के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि गंगा और यमुना के किनारे ही जितनी सभ्यताएं हैं वर्तमान की वे विकसित हुई। क्योंकि सिंधु सभ्यता के नष्ट होने के बाद ज़्यादातर जो नगर विकसित हुए गंगा के किनारे, इसलिए भारत का हृदय कह सकते हैं गंगा को, और गंगा को माँ का दर्जा भी इसीलिए दिया जाता है। अब भारत की नदी गंगा, जिसने इतिहास के आरंभ से ही भारत हृदय पर राज किया है और लाखों की तादाद में लोगों को अपनी तटों की ओर खींचा है। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक गंगा की गाथा भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी है। अब ये गंगा जी जो हैं यह प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रमुख रूप से कहानी को बयां कर रही हैं, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएँ, संस्कृतियाँ और नगर बड़े विकसित हुए सब गंगा किनारे हो। चाहे काशी रही हो, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे मगध रहा हो, जो भी बड़े साम्राज्य थे वे सब के सब गंगा के किनारे ही विकसित हुए और फले फूले। मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने भारत में जो यहाँ की शिल्पकला, स्थापत्य कला, भित्ति चित्र था उनको देखा, और उनसे भारत की गौरवशाली परंपरा का मुझे पता चला कि ऐसे जीवंत चित्र और ऐसी जीवंत कला विश्व में कहीं नहीं मिलती जैसी कि भारत में मिलती है। जैसा मुग़लों ने बनवा दिया ताजमहल को, लाल किला को, और इनके पूर्व में जो गुप्त सम्राट थे उनके काल में जो गुफाओं में कलाएं विकसित हुई आदि आदि, वो भारत की गौरवशाली संस्कृति को बताती हैं। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। वैसे ही जैसे हज़ारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों में आते रहे हैं।
मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णनों की याद आ जाती है। गो कि उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। मुझे हैरत होती थी कि वह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। देखिए, नेहरू जी भारतीय नदियों की विशेषता को बता रहे हैं कि यहाँ पर जो नदियाँ हैं उनका भी एक अलग महत्व रहा है। लोगों ने नदियों को पूजा, जंगलों को पूजा। तो यहाँ पर एक पर्व के रूप में गंगा नदी को लोग मानते हैं। जैसे कुंभ में गंगा जी का एक अलग महत्व होता है। तो लोग वहाँ जाकर हरिद्वार में स्नान करते हैं, तो प्रयागराज में स्नान करते हैं। तो ये परंपराएं ऐसी हैं जो कि कई सौ साल पहले से चली आ रही हैं, अभी भी ख़त्म नहीं है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही हैं। और कुछ मेले ऐसे थे जो कि गुम हुए, लेकिन फिर भी जो अभी तक भारतीय संस्कृति के महान पर्व थे वो आज भी बने हुए हैं। अब नेहरू जी को इस बात से आश्चर्य होता है कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी ज़बरदस्त भावना थी, आस्था थी, जिसके कारण आज भी लोग इस नदी के तरफ खींचे चले आते हैं, गंगा नदी की तरफ। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में ऐसे लोग भी थे जिन्हें गंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबद्ध चित्र तत्काल मेरे सामने आ खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैं बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जैसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते थे जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुर सीकरी में अपने साम्राज्य को भुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास की 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उस पर गहरा प्रभाव डाला था। बच्चों, नेहरू जी अब बता रहे हैं कि उनको इस लिखने की क्षमता का उनके अंदर विकास कैसे हुआ। तो बोल रहे हैं कि ये जो उन्होंने अध्ययन किया था और जो जगह जगह उन्होंने यात्रा की थी, तो उन यात्राओं से उन्हें लिखने का एक मार्ग मिला और भारत की जो असल तस्वीर थी उनके सामने धीरे धीरे आने लगी और उसी के आधार पर उन्होंने लिखना शुरू किया। वे जब कहीं जाते तो उनके सामने वह चित्र उपस्थित हो जाता। जैसे वे बता रहे हैं कि मैं जब बनारस के सारनाथ में जाता तो वहाँ मुझे बुद्ध सुनाई पड़ते अपने उपदेश को देते हुए। तो जहाँ पर भी जाते उन्हें उस जगह की सजीवता मालूम पड़ती। भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, अजंता, एलोरा, सारनाथ, जहाँ पर कि भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ आज भी जीवित हैं। जाने के बाद वहाँ एक भारत की परंपरा को देखने का अनुभव प्राप्त होता है। तो नेहरू जी उन्हीं की बात कर रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि अशोक के जो पाषाण स्तंभ लेख हैं, वे एक महान सम्राट थे अशोक, और उनके पाषाण स्तंभ भी एक महान व्यक्तित्व का गौरवगान है। वो अशोक के व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं कि वो उस समय के कितने महान राजा थे। तो अकबर के बारे में, अकबर जाकर फतेहपुर सीकरी में दीन इलाही का प्रवर्तन करता है और वहाँ जाकर के जो विद्वान थे उनसे वाद संवाद करता है और मनुष्य की समस्याओं का हल निकालने का प्रयत्न करता है। तो भारत का जो इतिहास है यह अनेकानेक उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। यहाँ पर कभी विजय है, कभी पराजय है, लेकिन इन सब के बावजूद जो भारत की हजारों वर्ष की परंपरा है
वह आज भी बरकरार है, नष्ट नहीं हुई। जहाँ की बहुत सारे देशों में वहाँ की परंपराएं ही पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई, लेकिन भारत ने अपने अस्तित्व को बरकरार रखा, जो आज भी है।